हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रिंस झा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब क्लासेस श्री गुरु कोचिंग क्लासेस में। देखो, आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट से। देखो, वैसे तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको मुझे लगता है कि बेहतर समझ में भी आएगा। ठीक, जो हमारा पहला टॉपिक है मैथ का वो वास्तविक संख्या है। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि पढ़ाई जो है एक प्रेशर लेके नहीं पढ़ी जाती, एक दबाव क्रिएट करके नहीं पढ़ी जाती। ओपन माइंड, खुले दिमाग से पढ़ा जाता है। ठीक, तो देखो, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल्स नंबर। वास्तविक संख्याएं, तो रियल्स नंबर जो सभी प्रकार की संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं में आती हैं, जैसे सम है, विषम है। ठीक, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब किस में आते हैं? वास्तविक संख्याओं में। तो देखो, हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। देखो, 10th क्लास का पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। रियल्स नंबर्स को समझने के लिए कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? देखो, एक तो हमारा होता है कौन सा, सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। वास्तविक संख्याओं को नहीं, संख्याओं को। संख्याएं जो होती हैं उन्हें दो तरीके से पढ़ा जाता है। कौन कौन सी? एक वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। संख्याओं को कितने भागों में विभाजित करते हैं हम? संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम पढ़ते नहीं हैं। काल्पनिक संख्याएं आयोटा के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम 11वीं कक्षा में उसका अध्ययन करते हैं मैथमेटिक्स से। लेकिन जो आपका टॉपिक है वो केवल संख्याओं के ऊपर है। संख्याओं में भी कौन सा है? वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वास्तविक संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। जैसे कौन कौन सी आती हैं वास्तविक संख्याओं में? फर्स्ट नंबर पर आती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। कौन सी आती है? प्राकृत संख्या। दूसरी दूसरी है पूर्ण संख्या। इन संख्याओं के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे
थोड़ा सा समझेंगे ये संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, हाँ। तो ये कितने प्रकार की संख्याएं लिख ली हमने? 8 प्रकार की संख्याएं लिख ली। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने पहली संख्या क्या लिखी थी? प्राकृत संख्या। पहली संख्या क्या लिखी थी? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, वैसे इनकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हम डेफिनेशन बना लेंगे। क्या डेफिनेशन बनाएंगे इनकी? देखो, कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो एक से प्रारंभ होती हैं। संख्याओं में कहाँ से प्रारंभ होती हैं? एक से प्रारंभ होती हैं। किस तरीके से? एक, एक के बाद दो, तीन, चार, पाँच, छ, डैश 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 डैश, कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में लिखना चाहें तो? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्या डेफिनेशन होगी? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? दैट्स क्लियर। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अब दूसरा आएगा पूर्ण। अब देखो, पूर्ण संख्याओं का भी सीधा सा फंडा क्या है? पूर्ण संख्याओं को भी हम इस तरीके से जानेंगे। देखो, केवल पूर्ण और प्राकृत में इतना इतना डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस? कि ये जो संख्या होती हैं प्राकृत संख्याएं, वो एक से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? मैंने क्या बताया? प्राकृत संख्याओं में ये बताया था कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाती हैं। हम जितनी चाहें उतनी संख्या लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो, मैंने क्या कहा कि दोनों में संबंध है इस तरीके से कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो एक से, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या कर दें? हम पूर्ण संख्याओं में लिखेंगे यदि प्राकृत संख्याओं के प्रारंभ में, देखो मेरी बात पर ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि प्राकृत संख्याओं के प्रारंभ में जीरो या शून्य को शामिल कर दिया जाए। हमने इसमें क्या इंक्लूड कर दिया? शून्य। यदि प्राकृत संख्याओं के प्रारंभ में शून्य शामिल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब ये संख्या क्या बन गई? पूर्ण संख्या। आप इसमें ऐसी कोई संख्या मुझे बता दो कि अब इसमें कोई संख्या इंक्लूड ना हो तो। लेकिन प्राकृत संख्या जो थी उसमें जीरो इंक्लूड नहीं था। जीरो इंक्लूड नहीं था तो आगे जाके सोचा गया कि अब जीरो को कहाँ शामिल करें, तो उन्होंने क्या कर दिया? पूर्ण संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया। तो अब ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो इनका नाम क्या दे दिया? पूर्ण। कि अब जीरो से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होंगी
वो किस श्रेणी में आएंगी, हमारी पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में आएंगी। तो दैट्स क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, दो संख्या क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब पढ़ेंगे हम सम। सम, सम को बोलते हैं इवन नंबर। सम क्या होते हैं, देखो सम को हम सीधा सीधा पढ़ेंगे। कैसे, यदि डेफिनेशन में लिखना चाहें तो वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनका भाजक दो हो। क्या हो, दो हो। अर्थात आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हों। सीधी सीधी भाषा में क्या बोलेंगे, सम संख्याओं में कौन सा नियम लागू होगा, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हों। अब देखो किस तरीके से समझो, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हों। मैंने कहा कि मैंने लिख दिया, चलो यार 18 लिख दिया। अब मैंने कहा मुझे ये बताओ कि ये सम संख्या है या नहीं है। आपने बोला यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, देखो सीधे सीधा फंडा क्या है इसमें कि सम संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, मैंने 18 लिख दिया तो इसको पहचानेंगे कैसे, हम इसमें दो का भाग दे के देखेंगे कि इस दो से भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमने देखा कि हाँ ये दो से 9 टाइम कट रही है, मतलब 9 बार इसका भाग इसमें जा रहा है। तो ये संख्या कौन सी हुई, 18। तो वो 18 संख्या कौन सी हो गई, सम संख्या। मैंने लिखा मैंने लिखा 132। मैंने क्या लिखा, 132। अब आपसे पूछा कि हमें बताइए कि ये सम है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे। इसे बताने के लिए हम किससे भाग करेंगे, दो से। सीधा सीधा फंडा याद रखना, मैंने साफ साफ लिखा है ऊपर कि ऐसी संख्याएं जिनका भाजक केवल दो हो, जो केवल किससे विभाजित हों, दो से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को हम किस में रखते हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया हो तो बताओ, यदि मैं 19 लिखता, कितना लिखता, 19, और ये कहता कि ये सम है कि नहीं है, तो तुम तो सीधा पंडा लगाते, सम सम है तो दो का भाग जाना चाहिए। यदि संख्या सम है, यदि सर ने बताया है कि संख्या सम होती है तो हम उसे दो से भाग रखते देते हैं। यदि संख्या सम होती है तो हम इसे किसमें किसका भाग देते हैं, दो का भाग देते हैं। ठीक, आपने दो का भाग दे के चेक किया, आपने बोला सर दो का भाग तो नहीं जा रहा, तो अब क्या करें। मैंने कहा दो का भाग नहीं जा रहा तो वह संख्या सम नहीं है। तो फिर आपने बोला सर तो वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो मैंने कहा कि बेटा यदि वो सम नहीं है तो वो विषम होगी। यदि वो सम नहीं है तो कौन सी होगी, विषम होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी संख्या, विषम संख्या। सम के बारे में आपने सीख लिया, सम के बारे में हमने क्या कर लिया, सीख लिया। सम संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपसे। ठीक, विषम, विषम में क्या लिखेंगे, देखो विषम संख्याओं में हम लिखेंगे क्या, देखो मुझे किसी से मतलब नहीं है कोई क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, ठीक है, क्या समझा रहा है क्या नहीं समझा रहा, लेकिन मेरा उद्देश्य तो केवल कितना है कि बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ा मानसिक विकास थोड़ा सा कम होता है, वो हर चीज को जल्दी से कैच करने की क्षमता रखते हैं। क्यों रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटी सी उम्र होती है, छोटी सी उम्र में जल्दी से जल्दी चीज़ों को कैच किया जा सकता है। जैसा हम उनको बताते हैं उनके दिमाग में वैसा ही फिट होता है। ठीक, तो आप क्या समझ रहे हो, हम विषम संख्या की बात कर रहे हैं। तो देखो मेरे हिसाब से विषम संख्याओं में जब भी हम कितनी भी विषम संख्या लिख ले, कितने से कितनी,
हमेशा क्या देखा जाएगा, फर्स्ट बात तो ये याद रखना, फर्स्ट पॉइंट, कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या यदि माने, सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। सबसे छोटी विषम संख्या हम किसको मानते हैं, एक। वन क्या होता है, ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, वन। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, कि यदि सबसे छोटी विषम संख्या एक है तो वो एक से प्रारंभ होगी। ठीक है। सबसे छोटी विषम विषम संख्या हमेशा किससे प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होती हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, सभी संख्याओं में, सभी जो विषम संख्याएं होंगी, केवल विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं ओनली, सभी कौन कौन सी, दो विषम, कितनी, दो, केवल दो, दो विषम संख्याओं में दो का अंतर होता है, दो का अंतर होता है। और ऐसा नहीं है, दो का अंतर तो होता है, लेकिन इन संख्याओं के दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। विषम संख्याएं जो होती हैं, एक बात भी याद रखना, विषम संख्याओं में हमेशा ऐसा नहीं होगा, कोई संख्या ऐसी होंगी जिनके दो से अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, ज्यादा अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, दो से ज्यादा, जिनके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। कोई संख्या ऐसी होंगी जिनके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो वो सभी संख्याएं किस में शामिल होंगी, विषम संख्याओं में। और ये प्रारंभ कहाँ से होंगी, देखो, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, 13, 15, 17, ऐसे 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 हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं अनंत तक, ये भी अनंत तक जाती हैं। अब यहाँ पे एक मैंने बात लिखी है कि दो विषम संख्याओं के बीच में दो दो का अंतर होता है। देखो यहाँ पे टू का डिफरेंस, इन दोनों के बीच देखो, तीनों पाँच के बीच, तो यहाँ भी दो का अंतर, इन दोनों के बीच यहाँ भी दो का अंतर, इन दोनों के बीच यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, इसमें भी दो का अंतर, इसमें भी दो का अंतर, इसमें भी दो का अंतर। तो देखो जो मैंने बात लिखी है कि वो गलत है, नहीं, बात बिल्कुल सही है। ठीक, विषम संख्याओं में तो यही नियम लागू होता है। यदि हम कोई भी संख्या लिख लें, यदि एक संख्या 121 विषम है तो दूसरी संख्या हम बिना सोचे दो जोड़कर लिख देंगे, दूसरी आगे की संख्या 123 होगी, बिना सोचे समझे। क्या होगी, यदि टीचर पूछ रहा है कि यदि एक विषम संख्या 121 है तो इसके तुरंत बाद की दूसरी विषम संख्या 123 होगी। दैट्स क्लियर। यदि एक विषम संख्या 121 है तो इसके तुरंत बाद की दूसरी संख्या क्या होगी, 123 होगी। तो इतना समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो हमने विषम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भाज्य। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। दो से ज्यादा गुणनखंड जिनके होते हैं वो भाज्य संख्याओं में आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 15, केवल डेफिनेशन पे भी ध्यान देना। डेफिनेशन ही एक ऐसी चीज है, यदि दिमाग में फिट हो जाती है तो चीजें क्लियर होती हैं। ठीक, क्या समझ में आया। देखो मैंने डेफिनेशन केवल इतनी बोली है, ज्यादा बोली नहीं है।
कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। दो से ज्यादा गुणनखंड जैसे कैसे होंगे? देखो, मैंने लिखा 15, गुणनखंड निकालना तो जानते हो। 15 किससे डिवाइड, 15 में किसका डिवीजन होगा या किसका भाग जाएगा? तो ये किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ठीक, तो इसके बाद जो गुणनखंड कितने हो गए? देखो, ये 1 से भी कटेगा, ठीक, ये 3 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा और ये 15 से भी कटेगा। मुझे बताओ ये बात सही नहीं है क्या? यदि 15 है तो कोई भी संख्या हो वो 1 से जरूर कटती है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 1 का भाग ना जाए। एक एक क्या है? यूनिवर्सल नंबर है जो सभी में सभी को विभाजित कर सकता है, सभी में इसका भाग जा सकता है। तो बन तो क्या मान ली हमने? एक यूनिवर्सल नंबर मान ली भैया। बन क्या है हमारा? यूनिवर्सल नंबर है, ये ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। किसी में भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 का जोड़ने और घटाने पर जरूर फर्क पड़ता है। गुणा और भाग में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। ठीक, तो हमने क्या बोला था? अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याओं के 1 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो मैंने देखो भाग दिया तो 3 और 5 तो यही है, 3 और 5 तो यही हो गई। अब इसमें 1 का भी भाग जाएगा क्योंकि 1 यूनिवर्सल नंबर है। और जो संख्या लिखी है क्या उसका भाग नहीं जाएगा क्या? उसका भी जाएगा। ठीक, तो ये 15 जो है इसके क्या हो गए? 1 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो गए, या 2 से ज्यादा, दो, 2 से अधिक। 2 से अधिक जिनके होते हैं वो भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक, इसके तो 4 हो गए, तो ये संख्या कौन सी संख्या है? ये संख्या हमारी भाज्य संख्या है। यहीं पे हम अभाज्य की बात कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। अभाज्य, अभाज्य संख्याओं को क्या करेंगे? देखो, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। कैसे? क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से प्रारंभ होंगी। 2 से, अभाज्य संख्याएं 2 से प्रारंभ होंगी। कैसे? देखो, 2, पहले एक दो चीजें और समझ लो फिर लिखते हैं हम इनके बारे में। कौन सी? देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये देखो कि अभाज्य संख्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अभाज्य संख्याओं में ऐसी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? हमने भाज्य तो पढ़ लिया, भाज्य में तो हमने बता दिया कि इसके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो तो भाज्य हो गई। अब अभाज्य क्या होंगी? वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं से, वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस बात को क्लियर कर लो। ठीक है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमें, बच्चे छोटे होते हैं जब 5वीं
चौथी पांचवी फर्स्ट क्लास में ही, सेकंड क्लास में ही इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं 3 साल से पढ़ा रहा था ऑफलाइन, लेकिन मैंने केवल इतना ही देखा है। क्या देखा है? कि बच्चे जो होते हैं 10th क्लास में आने के बाद भी उनको ये चीज़ों का ज्ञान नहीं होता कि संख्याएं क्या होती हैं। यदि उनसे पूछ लिया जाए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो वो भाज्य नहीं बता पाएंगे। यदि उनसे छोटी से छोटी प्राकृत संख्या भी पूछ लें तो वो उसी में भी सोचते रहेंगे कि हम क्या बताएं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ भी लो तो वो ये नहीं बताएंगे कि सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं किस बेस पे पढ़ाया जाता है, किस लेवल पे पढ़ाया जाता है। कुछ समझ में ही नहीं आता। 10th क्लास में आने के बाद ही उनकी आंखें खुलती हैं। उनके सपने जो वो अपनी नींद में होते हैं उन अपने सपनों से जागते हैं। जब उनको स्पष्ट होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तब उनको समझ में आती है कि अब पढ़ना चाहिए। ठीक, तो भैया नींद से जग जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो, अभाज्य संख्याएं स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, इस बात को जानो। अभाज्य संख्याएं दो से प्रारंभ होंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर हमने उसमें पढ़ा था विषम संख्याओं में, तो उसमें 15 भी आ रहा था, ठीक है, 9 भी आ रहा था, तो इसमें से कहाँ चला गया? देखो, 15 और 9 जो संख्या है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड कई ज्यादा होते हैं। 15 के हमने अभी देखे थे, 15 के 4 अभाज्य गुणनखंड थे। लेकिन मैंने अभी यहीं पे पढ़ाया था कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, ये भी नियम याद रखना पड़ेगा। वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। केवल इतना ही याद रखना, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। अब मैंने ये बोल दिया कि ये 17 है, 17 है, कि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो तुम क्या कहोगे? हाँ सर, 17 एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये संख्या एक से भी विभाजित है और 17 से भी विभाजित है, और इस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आई? ये संख्या एक से ही विभाजित है, 17 से ही विभाजित है। एक से मतलब, एक से तो होगी, 17 मतलब स्वयं। मैंने स्वयं का स्वयं जो शब्द लिखा था ना, वो यही था कि ये 17 है ना, वो 17 से ही कटेगी। जो स्वयं है वो स्वयं से ही कटेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यदि मैं लिख लूं 171, तो मुझे बताओ ये संख्या किससे कट रही है? क्या ये अभाज्य संख्या है? बताओ। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 3 से डिवाइड करो इसको। 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 7 जा 21। फिर करो 3 1 जा 3, फिर करो 3 9 जा 27, फिर करो 19 1 जा 19। हाँ, ये संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये संख्या किस श्रेणी में आएगी? जब ये अभाज्य नहीं है, ठीक, तो ये किस में आएगी? ये संख्या भाज्य होगी। क्या होगी? ये संख्या भाज्य होगी। जब कोई संख्या अभाज्य नहीं है तो वो संख्या भाज्य हो सकती है। ठीक है, भाज्य संख्या जो ये भाज्य संख्या है, इसको हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है। लेकिन लेकिन डिफाइन किस पे करेगा कि एग्जामिनेशन हमसे, एग्जामिनेशन जो पेपर बनाने वाला है वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगी ये वाली बात। ठीक, बात समझ में आई हो तो बताओ, कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लग रही है, तो ही मैं आगे कंटिन्यू बनाऊंगा। ठीक, नहीं मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा फ्री पढ़ाने का, और ये क्लास
जब तक 10th के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे, जब तक क्लासेस डलेंगी, तो आपका सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए, समझने के लिए। ठीक है, जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक आगे वीडियो कैसे बनाई जाएगी बताओ। कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसका फल भी मिलना चाहिए। आप भी जानते हो, आप भी मेहनत कर रहे हो। अवाज्य वाच्य 2 3 5 7 11 13 17 19। तो हम एक और बात याद रखना, 1 से लेकर 100 तक या 1 to 100, 1 से लेके 100 तक 25 अवाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25 अवाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 अवाज्य संख्याएं होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो ऐसे को आगे बढ़ो। ठीक है, अब रह गई परिमेय। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं पर ही हमारा वास्तविक संख्या का जो टॉपिक है इन पर आधारित है। ठीक, परिमेय और अपरिमेय पर ज्यादातर जो टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, वो अपरिमेय संख्याओं के निरूपण पर आधारित है। अपरिमेय संख्याओं के निरूपण पर, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें, परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है ना, कि ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकती, इस बारे में बताएंगे हम। परिमेय क्या होती हैं? वे संख्याएं, देखो लिखना, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, क्या बोला? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q, p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ p and q is not equal to 0। यहाँ p और q दोनों के मान ही 0 नहीं हो सकते। यदि, कैसे? यदि p का मान 0 कर दिया और q का भाग दे दिया, 0 में यदि किसी संख्या का भाग देंगे तो 0। यदि p, यहाँ पे हमने किसका मान किया है? यहाँ p इक्वल टू 0 रखा है। क्या रखा है? p इक्वल टू 0। यहाँ हमने p का मान 0 कर दिया तो संख्या क्या हो गई? 0। p बटे q, अब यहाँ पे किसका मान 0 कर रहे हैं हम? p बटे 0। किसी संख्या हम भाग देंगे तो ये संख्या अनंत हो जाएगी, इस बात को याद रखना। यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो वो 0, यदि संख्या में 0 का भाग दे रहे हैं तो वो अनंत। दो प्रकार से आती हैं, इतना याद रखना। ठीक है, अब यहीं अपरिमेय संख्या समझ लो। अपरिमेय भी इसकी अपोजिट है, बस क्या? अपरिमेय कैसे? वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया? जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ q
नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बेसंख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं परिमेय, और बेसंख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते वो अपरिमेय। एक जो पाई है, पाई पाई जो है, इसको हम एक चीज क्या कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? हम देखो, भले सॉल्व करने के लिए हमने पाई का मान अलग मान लिया हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि पाई का मान हम कहते हैं 22/7। पाई का मान 22/7 है, तो आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 है। आपने बोला था कि बेसंख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन पाई तो परमेय संख्या है, 22/7 के रूप में लिखी है। ठीक है, इसके रूप में लिखी है 22/7 के रूप में, तो ये क्या होनी चाहिए? परमेय। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। तो ऐसा क्यों है? 22/7 को हमने केवल समझने के लिए लिख लिया था, हमने नहीं, गणितज्ञों ने। हम क्या लिखेंगे? हम थोड़ी लिख सकते हैं पाई बराबर 22/7। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो निर्धारण कर लिया 22/7 कर दिया, लेकिन ये 22/7 नहीं होती। इसका भाग दो 22 7। 7 के जब हम डिवाइड करेंगे, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7×3 = 21। बनाया, 0 बढ़ाया, 7×1 = 7, फिर क्या आया? 3 आया, 7×4 = 28, फिर क्या आया? 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, 7×2 = 14, 6 आया, 7×8 = 56, 4 आया। तो मतलब इस तरीके से ये क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव निरूपण। इस तरीके को, कॉन्सेप्ट को हम अशांत आवृत्ति दशमलव निरूपण बोलते हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तो मुझे केवल संख्याओं के बारे में बताना था, इस टॉपिक के बारे में बताना था कि संख्याएं मतलब किस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे। संख्याएं तो समझ में आना चाहिए। मैंने बोल दिया कि आप 17 बताइए, आप मुझसे पूछे तो फिर फिर कि 17 क्यों है, इसमें 17 को ही आपने विषम क्यों माना। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। यदि आप संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हो, वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करना चाहते हो, तो इनके बारे में जानना तो जरूरी है, क्योंकि यही तो नींव है पूरे मैथमेटिक्स की। यही आपको पता नहीं होगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करोगे? ठीक, तो हमने देखो सब कुछ पढ़ लिया जो मैंने लिखाया था। प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, सम पढ़ ली, विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये पढ़ ली। और काल्पनिक संख्या हमें पढ़नी नहीं है, इसमें नहीं पढ़नी, आगे 11th क्लास में बात करेंगे इसकी। प्राकृत संख्या बता दी थी, बेसंख्याएं एक बार और सुन लो। प्राकृत संख्या बेसंख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या बोला था? पूर्ण संख्याओं में हमने बोला था कि यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सम में क्या बोला था? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम में क्या बोला था? विषम में ये बोला था कि सभी संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस होता है। इनमें हम कैसे पहचान सकते हैं? सम संख्याओं को हम, विषम संख्याओं को हम 2-2 के अंतर से पहचान सकते हैं, वो मैंने पढ़ा चुका है पीछे। परमेय संख्या क्या होती है? बेसंख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पी और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या क्या होती है? बेसंख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। भाज्य क्या होती हैं? बेसंख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बेसंख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य क्या कहलाती हैं? बेसंख्याएं जो एक और स्वयं दोनों से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो उम्मीद है आपको
ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल से। आज मुझे जितने कमेंट मिलेंगे समझ में आएगा कि हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो मैं कल पढ़ाऊँगा। यदि मुझे कमेंट नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।